हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 अध्याय 2 साइंस में आप पढ़ रहे हो अम्ल, क्षार एवं लवण। हम आपको पिछले वीडियो में अम्ल एवं क्षारों के प्रकार के बारे में बता रहे थे, तो आप पुनः ध्यान दें। अम्ल एवं क्षारों के प्रकार। अम्ल एवं क्षारों के प्रकार क्या होते हैं? अम्ल और क्षार मैं आपको बता चुका हूं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं प्राय अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा काफी दिनों तक चलती रही, तब तक कृत्रिम अम्ल और क्षारों को नहीं खोजा गया था। जब तक कृत्रिम अम्ल यानी कि मानव निर्मित अम्ल हैं, जैसे HCl है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है आपका, ऐसे कुछ पदार्थों को जब तक खोजा नहीं गया था तब तक तो खट्टे और कड़वे के आधार पर ये कहते थे, यानी कि स्वाद लेकर उसका पता लगा लेते थे कि अम्ल है या क्षार है। नींबू है, नींबू का स्वाद चखा, पता लगा लिया कि खट्टा है, तो क्या कह दिया भाई ये एसिड है, इसमें क्या पाया जाता है? एसिड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कृत्रिम पदार्थ यानी कि मानव निर्मित पदार्थ या प्रयोगशाला में निर्मित पदार्थों के बारे में जब जानना स्टार्ट किया, तो आप सब जानते हैं कि इनका स्पर्श मात्र ही इतना खतरनाक होता है कि ये त्वचा को जला देते हैं। तो जिह्वा तो हमारी बहुत ही मुलायम है, तो वो स्वाद कणिकाओं को नष्ट कर देगी वहां, और उसे जला भी सकते हैं। इसलिए इनके द्वारा या स्वाद के आधार पर ऐसे पदार्थों के बारे में अम्ल और क्षार होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसे पदार्थों की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने आपको बताया 1887 में आए स्वांते अरेनियस। 1887 में कौन आए? स्वांते अरेनियस। अरेनियस जी ने बताया कि किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता, किसी भी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता स्वाद के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। उन पदार्थों को आप कहां डाल दें? जलीय विलयन में डाल दीजिए। यदि जलीय विलयन में डालने पर वह पदार्थ जल में पूर्णतः अपघटित हो जाए और अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाता है। और यदि जल में डालने पर वह पदार्थ जल में पूर्णतः अपघटित हो जाए और अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन देता है, तो वो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? एक बात, अम्ल और क्षार की ये डेफिनेशन अरेनियस संकल्पना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसे स्वांते अरेनियस ने दिया था, इसलिए इसे अरेनियस या अरेनियस संकल्पना के नाम से जाना जाता है। अम्ल एवं क्षार की अरेनियस या अरेनियस संकल्पना। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, इसके आधार पर अम्ल और क्षार भी दो प्रकार के हो गए। अब सुनिए आप, मैं अम्लों को डिवाइड कर रहा हूं पहले। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल कौन से होते हैं? ऐसे अम्ल या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होते हो और पूर्णतः अपघटित होकर क्या करें? अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन दें, वो तो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। और जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। या ये कहिएगा, जो पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल, जो आंशिक अपघटित होते हैं वो दुर्बल अम्ल। आपकी इच्छा है जैसे आप लिखना चाहें।
जो अधिक संख्या में, अरे पूर्णतः अपघटित हो जाएंगे तो सारे के सारे H प्लस आयन दे देंगे ना, तो हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। आंशिक अपघटित होगा यानी कम मात्रा में अपघटित होगा तो कम H प्लस आयन देगा ना, तो कम H प्लस आयन देगा तो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या रहेगी, कम। बात वही है, ठीक है। अगर मैं क्षार की बात करूं, अगर मैं क्षार की बात करता हूं तो क्षार भी दो प्रकार के हो गए आपके, कौन से, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, और दुर्बल क्षार। प्रबल कौन से होंगे, जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में क्या देते हो, हाइड्रोक्सिल आयन, और कम संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए समझ में तुम्हें। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को, कमेंट्स दे सकता है। चलो हेडिंग डालें आप, अम्ल व क्षारों के प्रकार, अम्ल एवं क्षारों के प्रकार। अम्ल एवं क्षारों के प्रकार। लिखिए, प्रारंभ में अम्ल एवं क्षारों को उनके स्वाद के आधार पर पहचाना जाता था। प्रारंभ में अम्ल एवं क्षारों को उनके स्वाद के आधार पर पहचाना जाता था। उनके स्वाद के आधार पर पहचाना जाता था, लेकिन कुछ कृत्रिम प्रयोगशाला निर्मित पदार्थों को उनके स्वाद के आधार पर मानव निर्मित पदार्थों को उनके स्वाद के आधार पर अम्ल अथवा क्षार, स्वाद के आधार पर अम्ल अथवा क्षार होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। अम्ल अथवा क्षार होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। नीचे स्टार लगा के लिखें, नीचे स्टार लगाएं, लिखें सन 1887 में बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप बोर्ड पे से देख लें। 1887 में बोर्ड पे लिख दिया मैंने, स्वांते अरेनियस। सन 1887 में स्वांते अरेनियस ने अम्ल एवं क्षार की अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत की, या परिकल्पना प्रस्तुत की, एक ही बात है। अम्ल एवं क्षार की अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत की, अम्ल एवं क्षार की अपनी एक संकल्पना प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार से है, जो निम्न प्रकार से है। संकल्पना प्रस्तुत की जो निम्न प्रकार से है।
आप पहले हेडिंग डालें अम्ल, कोष्टक में एसिड लिखें। बे पदार्थ अंडरलाइन करें, तीर का निशान लगाएं और तीर का निशान लगा के लिखें। अम्ल लिख लो और अम्ल के कोष्टक में एसिड शब्द जरूर लिख लेना अंग्रेजी में, ACID। बे पदार्थ जो जलीय विलयन में, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, बे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में H+ आयन लिख लेना। जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के कोष्टक में लिखोगे आप H+ आयन। जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। थोड़ा मेरी ओर देखें। अम्ल में मैंने बताया आपको कि पदार्थ को आप कहाँ डालेंगे, जलीय विलयन में, वो घोला जाएगा। जब वो घुल जाएगा, पूर्णतः अपघटित हो जाएगा, पूर्णतः घुल जाएगा, तो घुलकर वह पदार्थ वियोजित होगा, टूट जाएगा। घुलने पर, टूटने पर या अपघटित होने पर, वियोजित होने पर वह H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। कहाँ, जलीय विलयन में। यदि ऐसा होता है तो वो अम्ल होगा। तो अम्ल की पहचान तो क्या हो गई, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे वो। समझ रहे हो मेरी बात, जलीय विलयन में। यदि जलीय विलयन नहीं है, मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूं, अब आपको समझ में भी आएगा वो। यदि जलीय विलयन नहीं है तो क्या कोई अम्ल अम्लीय होगा, यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा क्या? लिटमस पत्र के साथ, लिटमस पेपर के साथ वो अपना कोई व्यवहार दर्शाएगा? अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं या लाल को नीला? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन यदि जलीय विलयन नहीं है, शुष्क है, तो कोई व्यवहार नहीं दर्शाएगा, किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा और अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये समझना आप, यहां हाइड्रोजन आयन एक शर्त है, लेकिन वो सबसे बड़ी शर्त है जलीय विलयन। पदार्थ को जलीय विलयन में डालें और जलीय विलयन में वो अपघटित हो, और अपघटित होकर क्या दे, हाइड्रोजन आयन, तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। समझ में आ गया? इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। नीचे स्टार लगाएं ऐसे और स्टार लगा के लिखें, अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखें आप, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो, हेडिंग लिख लें आप, प्रबल अम्ल, और ऐसे तीर का निशान लगा लें, अंडरलाइन कर लें। सॉरी, गेट लगा देना। प्रबल अम्ल, ऐसे तीर का निशान लगा लें, लिख लें, ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल जो, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जो जलीय विलयन में अपघटित होकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन
जलीय विलयन में अपघटित होकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में H प्लस आयन देते हैं, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन, कोष्टक में H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन कोष्टक में H प्लस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, सॉरी प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, अधिक संख्या में H प्लस आयन देते हैं यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। जैसे में लिख लेना HCl तुम्हारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 यहां लिख लेना इसको HNO3 ETC, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है भाई, ये हो गए तुम्हारे प्रबल अम्ल। क्या हो गए? प्रबल अम्ल। नंबर 2 पे आप लिखेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, हेडिंग डालें आप दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। हाँ भैया, हेडिंग डालिएगा दुर्बल अम्ल, अंडरलाइन कर लो, तीर का निशान लगा लो, लिखो वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर कम संख्या में, अपघटित होकर कम संख्या में, अपघटित होकर कम संख्या में, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, 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 दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कर ही लो यार व्रत, तो कर लो, कर लो यार, अब तक कर लिया तो अब तक कर लो। एग्जाम्पल में लिखेंगे आप H2CO3, इसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं बेटा, कार्बोनिक अम्ल। एक होता है H3PO4, इसे फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल कहते हैं इसे। ऐसे ही तुम लिख लो HCH3COOH, ये एसिटिक अम्ल होता है, इसको तो आप पहले से जानते हैं, ये मैंने लिखा भी है आपको, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। लिख लो आप H2CO3, इसके कोष्टक में लिखना कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। ये है H3PO4, ये संयोजकता होती है, आप सब जानते हैं। ये क्या नाम है, हाइड्रोजन के ऊपर आयन क्या होता है? प्लस एक, कार्बोनेट पे क्या होता है? -2, ये यहां इस तरह से बनेगा तो ये बन जाएगा। ऐसे फास्फेट की 3 आयन होता है फास्फेट के ऊपर, और हाइड्रोजन का होता ही है, तो उस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। कार्बोनिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है, हाइड्रोजन आयन तो देंगे लेकिन कम संख्या में देंगे। ऐसे तुम्हारा एसिटिक अम्ल है, सिरका का अम्ल, जो आप अचारों में डालते हो सिरका, वो एसिटिक अम्ल ही होता है उसमें। तो ये सब क्या है? जलीय विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया क्या?
हाँ भाई, दुर्बल अम्ल हो ही गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्षार। हेडिंग डालिएगा क्षार। क्षार लिखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित होकर, या अपघटित लिख लो एक ही बात है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन कोष्टक में लिखेंगे आप OH माइनस आयन, जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कोष्टक में OH जरूर लिख लेना। हाइड्रोक्सिल आयन कोष्टक में OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। नीचे स्टार लगाएं ऐसे और स्टार लगा के लिखें। क्षार निम्न दो प्रकार के होते हैं। 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 नंबर 1 हेडिंग डालें आप, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा बताओ, क्या होगा? अधिक संख्या में कहां देंगे? जलीय विलयन में। थैंक यू। लिखें, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर अधिक संख्या में OH माइनस आयन देते हैं। जलीय विलयन में अपघटित होकर अधिक संख्या में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है आपको, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। KOH है बेटा, ये KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप नाम लिखना चाहें तो कोष्टक में नाम लिख लें इनके, ध्यान रहेगा आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद आप लिखें नंबर 2 डालकर दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होगा दुर्बल क्षार में? बोलो, शाबाश। लिखें, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में अपघटित होकर अपघटित होकर जलीय विलयन में अपघटित होकर कम संख्या में OH माइनस आयन देते हैं। कम संख्या में OH माइनस आयन देते हैं। कम संख्या में OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं।
ये दोनों ही उदाहरण आपके लाइव उदाहरण है, ये जानते हो आप इन्हें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एसिडिटी होती है तो लिया जाता है। ये आपका चूने का पानी है ही क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही दुर्बल क्षारीय पदार्थ हैं। और लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा आप NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दुर्बल क्षार है, ETC लिख दिया करो। एग्जाम्पल में लिख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, ये हो गए तुम्हारे अम्ल व क्षार और उनके प्रकार। अब बेटा ये क्यों पढ़ा है मैंने, वो आपको अभी पता चलेगा। हटा दिया, अरे गड़बड़ हो गई। हाँ बीच में लास्ट से क्या नहीं आएगा क्या, कोई बात नहीं, देखो आप दोबारा समझा देंगे, उसको दोबारा लिख देंगे। देखिए आपको मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाई, आपको याद होना चाहिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप पढ़ चुके हो, जब मैंने अम्ल और क्षार की रासायनिक गुणधर्म आपको करवाए थे, तो वहां मुझे याद है मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में एक गुणधर्म लिखवाया था अम्ल व क्षार का, जहां अम्ल और क्षार दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। ये क्रिया नहीं करते, दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट करते हैं। जैसे हमारे यहां एक दूसरे के गुणों को नष्ट करने का काम होता है, एक आदमी दूसरे आदमी के पैर खींचने में लगा रहता है, ऐसे अम्ल तो क्षार के गुणों को नष्ट करेगा और क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट करता है। ये काम होता है इनका। और ये क्या करते हैं, लवण बना लेते हैं, उदासीन प्रकृति का लवण बनाएंगे, साथ में क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसलिए यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि यहां लवण बना। समझ रहे हो आप, मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो लवण ही है, यही आपको पढ़ा रहा हूं। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है लवण। आपके अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपने अम्ल पढ़ लिए, क्षारक पढ़ लिए, अब लवण का नंबर आया है, तो तैयार हो जाओ लवण पढ़ने के लिए। सब तैयार हैं, नोटबुक बगल में रख रखा है सबने। समझो पहले लवण क्या है। अब मुझे तुम बताओ कि लवण क्या है। ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, दोनों के बीच में क्रिया हुई, क्या बन गया, लवण बन गया। अब मैं मेरी तरफ से कुछ कह रहा हूं क्या, मैं कमेंट्स तो देता ही नहीं हूं, ना टीचर का देता, ना बच्चों को देता हूं कुछ, नहीं। अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, जब दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनता है। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं हाँ भाई,
अम्ल और क्षार जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। लवण की परिभाषा क्या होगी? अम्ल एवं क्षार के मध्य अभिक्रिया से बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाएगा? लवण। क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। या ये कहिएगा अम्ल एवं अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों या आयनों के संयोग से, सुनो क्या कह रहा हूं मैं, ये तो अम्ल हो गया, ये हो गया क्षार। तो अम्लीय प्रकृति, इसकी क्षारीय प्रकृति, यानी अम्लीय या क्षारीय मूलकों या आयनों, जैसे मैं बात करूं अम्ल की HCl, क्षार की बात करूं तो NaOH, दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा? NaCl बना, साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। अरे जान, मैं जो जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तुम ये तो नहीं सोच रहे सर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। HCl और NaOH अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक क्या होगा? H प्लस आयन, क्षारीय मूलक OH माइनस आयन के संयोग से बना नया पदार्थ क्या कहलाएगा? लवण। क्या कहलाएगा? लवण। अम्लीय या क्षारीय मूलकों या आयनों के संयोग से बना नया पदार्थ क्या कहलाएगा? लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। अब ये लवण कितने प्रकार के होते हैं, लवणों का वर्गीकरण क्या है, उसे आप समझें। तो देखो मेरे बेटो, मेरे प्यारे बच्चों, आप बोर्ड पे ध्यान दें, मेरे लाडलो, देखो लवण। अब देखो आप, मैंने बताया तुम्हें अभिक्रिया किस किस के बीच में होगी? अम्ल और क्षार के बीच में। ये बनेगा लवण। क्या बनेगा? लवण। साथ में क्या बनेगा? जल। ठीक है। अब बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि अम्ल खुद दो प्रकार के, क्षार खुद दो प्रकार के, तो लवण भी उतने ही प्रकार के। यदि मैं प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल ही क्षार से करवाता हूं, तो दोनों की ताकत, दोनों की सामर्थ्य कितनी है? बराबर। ये भी प्रबल और ये भी प्रबल। तो बनने वाला लवण कैसा होगा बेटा? उदासीन। बना हुआ लवण कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का। इस विलयन का pH 7 कहलाएगा। कब? जब अम्ल और क्षार दोनों ही कैसे हैं? प्रबल। प्रबल, प्रबल ही अम्ल है, प्रबल ही क्षार है, तो बना हुआ लवण उदासीन प्रकृति का होगा, जिसका विलयन का pH मान कितना होगा? 7। कितना होगा? आ रहा है समझ में? एक बात। दूसरी बात देखना, यदि मैं अम्ल तो ले रहा हूं प्रबल, अम्ल तो ले रहा हूं प्रबल, लेकिन क्षार ले लिया दुर्बल। क्षार कैसा लिया बेटा? दुर्बल। क्या बनेगा? लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा ना। तो देखो, बनने वाला ये लवण अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का, जिसका pH मान 7 से कम होगा। क्यों होगा बताओ मुझे कोई? अम्लीय प्रकृति का लवण होगा क्योंकि अम्ल क्या लिया है आपने? प्रबल। और क्षार कैसा है? दुर्बल। इसकी सामर्थ्य क्या है? ज्यादा। जब ये दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट करेंगे तो क्षार तो इसके कम, बहुत गुण नष्ट नहीं कर पाएगा, जबकि अम्ल चूंकि प्रबल है तो ये इसके सारे गुण नष्ट कर देगा, खुद को सामर्थ्यवान बता देगा। तो अपने को खुद को सामर्थ्यवान बताता है, तो कैसा प्रकृति होगी लवण की? कैसी प्रकृति होगी? अम्लीय। इसलिए ऐसा लवण कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का लवण होगा। अगर आपको याद हो तो कहां मैंने आपको रिएक्शन करवा के दिखाई है, ये धातु हाइड्रो उसके साथ अभिक्रिया हुई थी आपकी, आपको याद है तो वहां हमने अम्ल और क्षार के माध्यम से, लवण के माध्यम से, उनके माध्यम से अम्ल और क्षार की प्रकृति को नोटेट किया था। कहां? हाइड्रोजन के उसके धातु की एक बार तो अभिक्रिया करवाई थी हमने, क्षार की क्रिया करवाई थी, एक तो हमने धातु से, और एक बार करवाई थी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, और एक बार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। वहां ये किया है आपने। देखो अब ये कैसा लवण बन गया? अम्लीय प्रकृति का, जिसका pH मान कितना होगा? 7 से कम। अरे जिसकी प्रकृति अम्लीय है उसका pH मान तो 7 से कम ही होगा ना, ये तो जानते हो आप। थर्ड टाइप से बात कर रहा हूं मैं। अब मैंने अम्ल तो ले लिया दुर्बल बेटा, अम्ल तो कैसा ले लिया? दुर्बल। अम्ल हो गया दुर्बल।
क्षार हो गया प्रबल, क्षार कैसा है? प्रबल है। अब मुझे कोई बताए कौन सा लवण बनेगा? लवण की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। और पीएच, विलयन का पीएच कितना हो जाएगा? 7 से अधिक, 7 से अधिक। समझ में आ गया? यानी कि दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार। क्षार की सामर्थ्य क्या है? ज्यादा। अम्ल की सामर्थ्य क्या है? कम। दोनों एक दूसरे गुणों को नष्ट तो करेंगे, लेकिन क्षार चूंकि प्रबल होने के कारण अम्ल के सारे गुण नष्ट कर देगा और खुद को प्रबल दिखाएगा, खुद की सामर्थ्य ज्यादा दिखाएगा और क्या बनाएगा? क्षारीय प्रकृति का लवण। कैसा बनाएगा? क्षारीय प्रकृति का लवण बनाएगा, जिसका पीएच कितना होगा? 7 से ज्यादा। समझ में आ गया? तो ये है आपके लवण। तो पहले आप हेडिंग डालें मोटे मोटे अक्षरों में, लवण। लवण, लवण, लवण ऐसे लिख लें और अंडरलाइन करके तीर का निशान लगा के लिखें। अम्ल एवं क्षार के संयोग से, अम्ल एवं क्षार के संयोग से बना नया पदार्थ, अम्ल एवं क्षार के संयोग से बना नया पदार्थ लवण कहलाता है। लवण कहलाता है। लवण कहलाता है। जैसे अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, HCl, NaOH, NaCl प्लस H2O। यहां तक उतार लें आप पहले। ये उतार लीजिएगा बेटा, उतार लिया। देखो आप क्या हो रहा है, अम्ल की अभिक्रिया किससे हो रही है? क्षार से। मैंने लिखवाया अम्ल व क्षार दोनों जब एक दूसरे के संयोग में आते हैं या एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षार के संयोग से बना नया पदार्थ लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, लिखवा सकता हूं। देखो बेटा, परिभाषा चाहे आप कैसे ही लिखें, लेकिन भावना बदले। जैसे मैं इसे लिखवाता आपसे, अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया, दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया ही तो कर रहे हैं। अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया से बना नया पदार्थ लवण कहलाता है। वही बात है। अम्ल एवं क्षार के संयोग से बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। वही बात है। एक चीज और मैं आपको बता रहा था, अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों या आयनों के परस्पर संयोग से जो पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? लवण। नीचे लिख सकते हो आप, अर्थात नीचे लिख लो आप, अर्थात अम्लीय तथा क्षारीय, अर्थात अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों या आयनों के संयोग से
मूलकों या आयनों के संयोग से बनने वाले पदार्थों को, मूलकों या आयनों के संयोग से बनने वाले पदार्थों को लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। चौकी आ रही है, लवण कहते हैं। नीचे लिखें आप, लवणों का वर्गीकरण लवणों का वर्गीकरण, लवणों का वर्गीकरण। देखो बेटा, आप बोर्ड की तरफ ध्यान दें, पहले समझें। अभी आपने पढ़ा, मैंने एक तो बताया था आपको कि उदासीन लवण, एक लवण तो कैसा बताया था मैंने, उदासीन लवण। ये कब बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, जब अम्ल भी प्रबल और क्षार भी प्रबल। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, दोनों कैसे हो, दुर्बल दुर्बल, तब भी कैसा रहेगा, उदासीन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की सामर्थ्य कैसी हो जाती है, बराबर। अम्ल भी प्रबल है, प्रबल तो एसिड हो गया और प्रबल ही बेस हो गया, तो क्या बनेगा, उदासीन प्रकृति का लवण बनेगा। ठीक है, और इसका पीएच मान, इस विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7। कितना होगा, 7 होगा। एक तो ये इसका टाइप हो गया। दूसरा मैं बात करूं कि अम्लीय मूलक, सॉरी अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, तो ये कैसा होगा बताओ मुझे, अम्ल तो होगा प्रबल और क्षार कैसा होगा, दुर्बल। कैसा होगा, दुर्बल। तो बनने वाला लवण कैसा हो जाएगा, अम्लीय। इसका पीएच क्या होगा विलयन का, बताओ मुझे, 7 से कम। समझ में आ रहा है ना। एक खेड़ली में सर है उनके, हमारी समझ में नहीं आता। खेड़ली में एक टीचर है साइंस के, वो ये कहते हैं कि ये पढ़ाते वो समझ में नहीं आता। तुम्हें तो आ रहा है ना। वो वैज्ञानिक हैं साइंस के, हम छोटे मोटे टीचर हैं, इतने महान वैज्ञानिक नहीं है हम। पुस्तकों का ज्ञान है हल्का फुल्का, इतने बड़े उनकी बराबर ज्ञान हम नहीं रखते बेटा। वो महान, उनकी गिनती बहुत जल्दी बहुत महान वैज्ञानिकों में होने वाली है। खेड़ली तो क्या, वो कोटा, सीकर, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें उनके बारे में ऐड आने लग जाएगा। जो महान है वो महान ही होते हैं, और हम तो रहे छोटे मोटे आदमी, हम कहाँ, हम तो खेड़ली और हमारे क्षेत्र में यहाँ पे अपना टीचिंग करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जितना हमें आता है बता देते हैं। तीसरे टाइप का जो है लवण वो है क्षारीय लवण। कौन सा होगा, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में क्या होगा, अम्ल तो कैसा होगा, दुर्बल, और क्षार कैसा होगा, प्रबल। पीएच मान क्या हो जाएगा विलयन का, 7 से अधिक। पीएच मान 7 से अधिक। समझ में आ गया, अरे बता दो, समझ में आ रहा है ना। चलो लिखो, हेडिंग डालेंगे आप, लवण का वर्गीकरण या लवणों का वर्गीकरण। कोष्टक में आप ऐसे भी लिख सकते हो, लवणों का पीएच, लवणों का वर्गीकरण या लवणों का पीएच। ठीक है, लिखे, लिखिएगा, अम्ल एवं क्षार के प्रकारों के आधार पर, अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य के अनुसार, ऐसे लिखो,
अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य के अनुसार लवणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य के अनुसार लवणों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 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 नंबर 1, उदासीन लवण। हेडिंग डाल लें आप, उदासीन लवण। बताओ क्या होगा यहां, अम्ल और क्षार दोनों की सामर्थ्य कैसी होगी, बराबर। इसका मतलब या तो दोनों प्रबल प्रबल होंगे या दोनों कैसे होंगे, दुर्बल दुर्बल। तो बनने वाला लवण कैसा होगा, उदासीन, यानी कि बराबर सामर्थ्य वाले। जब अम्ल व क्षार दोनों बराबर सामर्थ्य वाले हो तो ऐसी स्थिति में बना हुआ लवण क्या कहलाएगा, उदासीन लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन लवण। तो लिखें आप, जब अम्ल और क्षार दोनों की सामर्थ्य समान होती है, जब अम्ल और क्षार दोनों की सामर्थ्य समान होती है, दोनों की सामर्थ्य समान होती है, अम्ल एवं क्षार दोनों की सामर्थ्य समान होती है, दोनों की सामर्थ्य समान होती है, दोनों की सामर्थ्य समान होती है, तो उनके परस्पर संयोग से, तो उनके परस्पर संयोग से बना लवण उदासीन लवण कहलाता है। उनके परस्पर संयोग से बना लवण उदासीन लवण कहलाता है। उदासीन लवण कहलाता है। उदासीन लवण कहलाता है। उदासीन लवण कहलाता है। अम्ल और क्षार, लवण और जल, यहां लिख लेना कोष्टक में प्रबल, इसकी सामर्थ्य और इसकी सामर्थ्य भी कैसी है, प्रबल, दोनों की कैसी होगी, बराबर। तो लवण कैसा हो जाएगा, उदासीन। उदासीन है ये कोष्टक में। और दुर्बल दुर्बल लोगे तब भी कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा। मतलब बराबर सामर्थ्य होनी चाहिए, या तो दोनों प्रबल प्रबल हो या दोनों दुर्बल दुर्बल हो। समझ में आ रहा है ना, अरे बता तो दो। और 50 मिनट की हो गई, चलो इसको पूरा कर लेते हैं। नंबर 2, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, क्या होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। लिखो, जब प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल कौमा दुर्बल क्षार के साथ परस्पर क्रिया करता है, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ परस्पर क्रिया करता है, तो बनने वाला लवण अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बनने वाला लवण अम्लीय प्रकृति का होता है।
शमी, ये लिखा है मैंने, इसे उतार लो साथ में इसके। अम्ल कैसा है? प्रबल। क्षार कैसा है? दुर्बल। दोनों के मध्य क्रिया होगी, लवण बनेगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि अम्ल की सामर्थ्य यहाँ कैसी है? ज्यादा। जिसकी सामर्थ्य ज्यादा होती है उसी का लवण होता है, उसी प्रकृति का होगा लवण। नंबर 3 लिखें आप, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होगा? क्षारीय लवण में लवण तो होगा, सॉरी अम्ल तो होगा दुर्बल, और क्षार कैसा होगा? प्रबल। यानी कि क्षार की सामर्थ्य क्या होगी? अधिक। ठीक है, लिखें। जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रकृति का होता है। अरे नहीं, ऐसे कैसे टूट जाएगा? उतार ले बेटा बोर्ड पे से। सबने उतार लिया? ये आपका लवणों का वर्गीकरण हो गया। आज तक आपके साथ हम ऑफलाइन क्लास में थे बेटा, सॉरी ऑनलाइन क्लास में थे। कल से यानी कि नेक्स्ट डे आपसे जब मुलाकात होगी तो ऑफलाइन क्लास में होगी, और ऑफलाइन में हम और आप आमने सामने रहेंगे। वैसे खेरली मंडी में ना वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। अब ऑफलाइन में ही हम तुम्हें बताएंगे कि दुनिया में वैज्ञानिक कितने बड़े बड़े हैं। महान वैज्ञानिक, महान विभूतियों का परिचय खेरली मंडी में होने लग गया। हम तो ठहरे छोटे से मास्टर विज्ञान के। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कमेंट्सों को, तो बेटा वाकई खेरली मंडी इस समय चर्चा में है। और खेरली मंडी में अच्छे अच्छे टीचर जो बाहर से आकर यहाँ खेरली मंडी में अपने वैज्ञानिक होने का दावा कर रहे हैं। भाई मैं तो छोटा सा मास्टर हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं बच्चों को बता देता हूँ। आप लोग जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना ही पढ़ें। धन्यवाद।